हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 31 जुलाई 2026 के बारे में। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 31 जुलाई 2026 के, चूंकि आज हमारा महीना हो रहा है समाप्त। पूरा एक महीने हम लोगों ने कंटिन्यू अपनी क्लास को संचालित किया और आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू संचालित होते रहेंगे। खास खबर ये है कि जुलाई 2026 के उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये हमारी क्लास जो होती है इसको प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लेकर आते हैं। 7:30 बजे की जो हमारी क्लास आती है इसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ समाहित किया जाता है, संकलित किया जाता है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को आपको बताया जाता है। मेन से किस प्रकार के आप करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके डेली करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे तो बताए ही जाते हैं। इंप्लीमेंट कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने का प्रयास किया जाता है। मासिक पैकेज के रूप में हम लोगों ने करंट अफेयर को डिजाइन करके रखा है, जिसके अंतर्गत डेली क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, डेली 10 MCQ का टेस्ट, महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ देखा जाए यूपी स्पेशल की जो स्पेशल क्लास होती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप में। ठीक है, तो आप हमारे मासिक पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि सिर्फ वीडियोस ही यूट्यूब पर उपलब्ध है, बाकी जितनी सारी चीज मैंने आपको बताई है ये सारी हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, वहां पर आपको मिलती है। तो आप लोग हमारा पिन कमेंट चेक करिएगा। उसी पिन कमेंट में जब आप पिन कमेंट चेक करने के बाद आप हमारा पैकेज ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद करना सिर्फ इतना है कि पिन कमेंट में जो नंबर दिया है उस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। जैसे ही वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती रहती है। इस महीने की जो कंपाइल पीडीएफ है जुलाई 2026 की, वो कंपाइल पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। प्रिंटेबल पीडीएफ होगी, आप प्रिंट निकलवाइए, आसानी से बैठकर रिवाइज करिए, पढ़िए। 50 से 55 पेज की पीडीएफ होती है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, पूरे महीने का जो करंट अफेयर उसको रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी लोअर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, तो मेरा प्रयास ये है कि पिछले एक साल के करंट अफेयर, चूंकि डेली मैसेज आते हैं कि सर जो मंथ वाइज करंट अफेयर उसको कंप्लीट करा दीजिए। जैसे यूपी स्पेशल का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरे साल के करंट अफेयर कंप्लीट किए थे। हम लोग बिहार स्पेशल के लिए भी उसी प्रकार से वीडियोस लेकर आएंगे और यहाँ पर जो लोअर पीसीएस है उसके लिए राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो कंपाइल पीडीएफ है मंथ वाइज, उस मंथ वाइज क्लासेस को भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लोअर पीसीएस की परीक्षा के पहले पहले आ जाएंगी। सारी क्लासेस को आप देखिएगा, पूरे एक साल का करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाएगा आसानी से। चलिए चर्चा करते हैं 31 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहली खबर क्या है? नौवा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन के बारे में चर्चा करें। अब यहां पर देखा जाए जो नौवा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2026 है, ये औषधि विभाग एवं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से 7 से 8 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नौवा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। किसके सहयोग से किया गया है? तो औषधीय विभाग है तथा फिक्की, इसके सहयोग से किया गया। और कब किया गया था? 7-8 अगस्त को किया गया इसका आयोजन। ठीक है, 7-8 अगस्त को किया जाएगा। चर्चा करें, इसका थीम क्या है? थीम है विकसित भारत की ओर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को आगे बढ़ाना। इसी थीम पर आयोजित किया जा रहा है नौवां इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026। चर्चा करें तो इस सम्मेलन में निवेश, मेडिटेक, नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श होगा। रसायन तथा उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 समिट आयोजित होने वाला है। 7-8 अगस्त को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम आपको बता दिया, टूवर्ड विकसित भारत, एडवांसिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस, इसी थीम पर आयोजित किया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम जारी की गई है। ठीक है, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 है इसका थीम जारी किया गया है एक्सपैंड विदाउट लिमिट्स। ठीक है, एक्सपैंड विदाउट लिमिट्स, इसी थीम पर देखा जाए तो 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित किया जाएगा। कहां पर इसका आयोजन होगा? तो नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। बात की जाए तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम सीमाओं के बिना विस्तार, यानी कि एक्सपैंड विदाउट लिमिट्स, इसका विमोचन किया है। यह थीम भारत के दूर संचार नवाचारों, डिजिटल समाधानों तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों एवं वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की परिकल्पना को दर्शाता है। बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार पिछले दशक में मोबाइल डेटा शुल्क में लगभग 97% की कमी आई है और प्रति उपयोगकर्ता मासिक डेटा खपत 27 GB तक पहुंच गई है। यानी कि भारत में ये डेटा, ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा
आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधिकारिक डाटा है। ठीक है, आधिकारिक डाटा ये कहता है कि जो मोबाइल डेटा पहले आप देखते थे ना, आज से 6-7 साल पहले 2018 में 2017-18 में 1 GB का रिचार्ज होता था। ठीक है, 1 GB का रिचार्ज होता था लगभग 299 में। आज कंडीशन ये है कि आप 1.5 GB प्रतिदिन खर्च करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन खर्च करते हैं सिर्फ रील देखने में। रील देखने में खर्च करते हैं 2-2 3-3 घंटे। आप पता लगा लगातार रील देखे, एक रील पसंद आई, स्टेटस पे लगाया, 1.5 GB खत्म। ठीक, और एक टाइम ऐसा था कि पूरे महीने के लिए 1 GB का रिचार्ज 299 रुपए में होता था। तो आज लगभग 97% तक की कमी आई है मोबाइल डेटा शुल्क में, और जो मासिक डेटा खपत हो गया है वो एवरेज बताया जा रहा है कि प्रति उपयोगकर्ता एवरेज यहाँ पर निकाला गया 27 GB तक पहुंच गई है। बात की जाए तो भारत 6G गठबंधन उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी कि जो PLI स्कीम होती है, संचार साथी पोर्टल को दूर संचार विनिर्माण नवाचार डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख पहल भी संचालित की जा रही है भारत में। ठीक, तो इस प्रकार से आपके लिए थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दिन कहाँ पे किया जाएगा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आधिकारिक आंकड़ा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब यहां पर जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसके बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। चर्चा करें तो 29 जुलाई 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के साथ 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। समझौते का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय जैव संसाधनों का संरक्षण, नरजातीय वनस्पति विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। बात की जाए तो इस पहल के अंतर्गत दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु ऊतक संवर्धन एवं विशेष बीज बैंक विकसित किए जाएंगे। बात की जाए तो स्थानीय जनजातीय युवाओं को संरक्षण एवं पौध प्रसार तकनीकों का प्रशिक्षण देकर समुदाय आधारित सतत संरक्षण को सुदृढ़ भी किया जाएगा। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उसके बीच में 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य हमने आपको बता दिया कि जो जनजातीय जैव संसाधन है उनका संरक्षण किया जाए, नरजातीय वनस्पति विज्ञान संबंधी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाए। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत के जो खिलौनों का निर्यात है ना, इसमें देखा जाए 89.1% की वृद्धि देखी गई है। जो भारत का खिलौना निर्यात है, टॉय एक्सपोर्ट, एक तरीके से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, और इसमें निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। आज भी देखा जाए जो बच्चे जो है मिलेनियम बड़े हो गए हैं भले, लेकिन टॉयज के शौकीन आज भी हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 2018-19 की तुलना में भारत में जो खिलौनों का निर्यात है उसमें 89.1% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इसी अवधि में खिलौनों के आयात में 37.5% की कमी भी आई है, जिससे विदेशी खिलौनों पर भारत की निर्भरता घटी है। यानी कि जो विदेशी खिलौने होते हैं उनमें भारत की निर्भरता घटी है, और इंडिया में देखा जाए एक प्रकार से जो टॉय हब है वो विकसित हो रहा है धीरे धीरे करके। अभी तक क्या था कि जो चाइनीज टॉय थे उनकी डिमांड इंडिया में ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके इंडिया खुद के टॉय प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिसमें 89.1% की वृद्धि देखी गई है। बात की जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे प्रमुख देशों में भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ी है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और ज्यादा मजबूत हुई है। यह घरेलू मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। शुभमन गिल फिर बने विश्व के नंबर 1 एक दिवसीय बल्लेबाज। यहां पर देखा जाए जो शुभमन गिल है वर्ल्ड नंबर 1 वनडे क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, बात की जाए आईसीसी की नवीनतम एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नंबर 1 स्थान दोबारा हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड के डेरियल मिशेल ने हालिया श्रृंखला में नहीं खेलने से रैंकिंग में बदलाव हुआ है और गिल शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बरकरार है, जहां पर विराट कोहली तीसरे स्थान पर और रोहित शर्मा जो है ये चौथे स्थान पर है। लिस्ट जो है उस लिस्ट में पहले स्थान पर देखा जाए कौन है, पहले स्थान पर शुभमन गिल है, दूसरे पर डेरियल मिचेल है, तीसरे पे देखा जाए विराट कोहली है, चौथे पे रोहित शर्मा है। ठीक है, यहां पर बात करें तो यह शुभमन गिल की एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व नंबर 1 बल्लेबाज बनने की और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और यह उनकी निरंतर उत्कृष्ट बल्लेबाजी को दर्शाता भी है। अगली खबर देखते हैं क्या है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक
कंटेनर मालगाड़ी नेपाल पहुंची। ठीक है, भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी जो थी ये नेपाल पहुंची है। चर्चा करते हैं। भारतीय रेलवे की कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के विराटनगर कस्टम यार्ड तक पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी का सफल संचालन किया गया। यह मालगाड़ी 24 वैगन के साथ कैनोला का माल लेकर भारत नेपाल रेल पारागमन प्रोटोकॉल के अंतर्गत संचालित की गई। बात की जाए तो इस सेवा से बिना ट्रांसशिपमेंट के कंटेनर युक्त माल का सीधा रेल परिवहन संभव हुआ, जिससे पारागमन समय, लॉजिस्टिक्स लागत तथा माल हैंडलिंग में कमी आई। बात की जाए तो यह पहल भारत नेपाल के बीच में सीमा पार व्यापार, संपर्क, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने का अच्छा उदाहरण माना जा रहा है। और ये पॉइंट आपके जीएस पेपर 2 जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, भारत नेपाल संबंध, ठीक है, भारत नेपाल संबंध, उसमें देखा जाए भारत नेपाल संबंध में आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में, क्योंकि भारत में देखा जाए और नेपाल, भारत और नेपाल के जो संबंध है रोटी बेटी का संबंध है, और यहाँ से अक्सर आपकी मुख्य परीक्षा में भारत नेपाल संबंधों से सवाल पूछे जाते रहे हैं। उत्तराखंड पीसीएस में 2021 का जो मेंस हुआ था उसमें तो डायरेक्टली सवाल पूछा गया था भारत नेपाल संबंध के ऊपर। और भारत नेपाल संबंधों से संबंधित जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, निगेटिव पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों पर देखा जाए विवाद चल रहा है और किन किन चीज़ों पर आपसी सहमति बनी हुई है, किस प्रकार से संबंध है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखने होंगे। जब भी आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा तो ऐसे एग्जाम्पल आपको वहां पर मेंशन करने होंगे कि भारत और नेपाल के बीच में देखा जाए जो सीमा पार व्यापार है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी नेपाल पहुंची। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको वहां पर मेंशन करने होंगे, हाईलाइट करने होंगे। कहां पर पहुंची, तो विराटनगर जो कस्टम यार्ड है यहां पर पहुंची थी। कहां से कहां तक, तो बंदर जो कोलकाता बंदरगाह है वहां से। चलिए अगली खबर देखते हैं। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। कल हमने कल के वीडियो में बात की थी जो पेपर लीक से संबंधित विधेयक था उसके बारे में। अब यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर बात की जाए तो 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया है। विधेयक के अनुसार जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके गायन में जानबूझकर अगर बाधा डाली जाती है, जो वंदे मातरम है आप जानते ही हैं कि इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 2026 150वां साल मनाया जा रहा है वंदे मातरम के। और विधेयक में बताया गया है, यह राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक, इसमें बताया गया है कि अगर जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डाला जाता है या उसका अपमान करने का प्रयास किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बात की जाए तो यह संशोधन राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 में परिवर्तन कर राष्ट्रगीत को भी विधिक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रगीत को भी विधिक संरक्षण प्राप्त करता है। पहले क्या था, जो राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971 था उसके तहत देखा जाए तो जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान, इसका कोई अपमान करता है ना, इसका कोई अपमान करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। अब इसमें संशोधन कर दिया गया और राष्ट्रगीत को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। यानी कि पहले जनगणमन था, अब देखा जाए वंदे मातरम को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम और जनगणमन के समान सम्मान दिए जाने की घोषणा की थी। यानी कि घोषणा ये आज की नहीं है कि हम समान सम्मान दें, ये घोषणा बहुत पहले की है जब संविधान सभा बैठी थी। और 24 जनवरी 1950 को ही जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, पहले राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगीत और जो राष्ट्रगान है दोनों को समान सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। बिहार में 2 नई चीनी मिलों की आधारशिला रखी जाएगी। कब रखी जाएगी, नवंबर में रखी जाएगी, जिसकी घोषणा अभी कर दी गई है। 20 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी के कहां पर, मधुबनी के सकरी में और दरभंगा के रैयाम में, ठीक है, दरभंगा के रैयाम में और मधुबनी के सकरी में 2 नई चीनी मिलों की आधारशिला रखेंगे। यहां पर बात करें तो बिहार सरकार ने राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बात करें तो यह इस पहल का उद्देश्य रोजगार का सृजन, जो गन्ना किसान होते हैं उनकी आय में वृद्धि करना, राज्य के चीनी उद्योग को सुदृढ़ करना है। और यह परियोजना बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
चलिए आगे चर्चा करते हैं। यूनानी चिकित्सा के लिए पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। ठीक है, एमबीबीएस की पढ़ाई आपने पढ़ी होगी ना, कुछ दिन पहले करंट अफेयर में था कि एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला, हिंदी में पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। उसी प्रकार से यूनानी चिकित्सा की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश यूनानी चिकित्सा की पाठ्य पुस्तकों को उर्दू से हिंदी में अनुवाद कर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह पहल भोपाल स्थित शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ने BUMS पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लागू की जा रही है। ठीक है, देखा जाए तो 2022-23 से प्रवेश नियमों में बदलाव के आफ्टर 10वीं यानी कि 10वीं के बाद उर्दू विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, जिससे गैर उर्दू भाषी अभ्यर्थियों भी जो अभ्यर्थी थे उनकी भागीदारी इसमें बढ़ी है। यहां पर देखा जाए यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति जो हुई थी लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान ग्रीस में हुई थी तथा भारत सरकार के द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है, और जो आयुष है, आयुष में आप जानते हैं, आयुष का फुल फॉर्म क्यों बता सकता है कमेंट बॉक्स में कोई? आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, देखते हैं कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। फुल फॉर्म लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से, आयुष का फुल फॉर्म। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको भर देना है, पूरा कमेंट बॉक्स भरा रहना चाहिए आयुष के फुल फॉर्म से। चलिए, और भारत सरकार के द्वारा देखा जाए आयुष को आधिकारिक मान्यता भी दी गई है। आगे चर्चा करते हैं देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक के बारे में। यहां पर चर्चा की जाए 30 जुलाई 2026 को 16 कोच वाली देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक का ट्रायल कर पहले दिन 145 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की। देखा जाए तो इस प्रोटोटाइप फ्रेट EMU का विकास एकीकृत कोच फैक्ट्री, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, चेन्नई के द्वारा किया गया तथा इसकी तकनीकी परीक्षण अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर किया गया। यहां पर बात की जाए तो इस रैक में 16 कोच, 997.2 टन पेलोड क्षमता और 20.32 टन एक्सेल लोड रेफ्रिजरेटेड पार्सल सुविधा, स्वचालित स्लाइडिंग द्वार एवं CCTV, अग्नि पहचान प्रणाली, कंटेनर लॉकिंग व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ठीक है, देखा जाए तो यह परियोजना भारतीय रेलवे की उच्च गति माल परिवहन नेटवर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक्स प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये भारत की पहली सुपरफास्ट वंदे भारत पार्सल रैक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि नोवा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, मेडिटेक फॉर ऑल इंडिया, मेडिटेक फॉर इंडिया, या फिर विकसित भारत की ओर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को आगे बढ़ाना, या फिर डिजिटल हेल्थ मिशन। आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की घोषित थीम क्या है? डिजिटल इंडिया फर्स्ट, फ्यूचर, कनेक्टिविटी, वन वर्ल्ड वन नेटवर्क, या फिर देखा जाए एक्सपैंड विदाउट लिमिट्स। आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026 के अनुसार किसके अपमान या गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा? संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, या फिर राष्ट्रीय पंचांग। आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट रेल रैक का विकास किसने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, या फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, एकीकृत कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, और अंतिम सवाल है भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी किस स्थान से संचालित की गई? काठमांडू, बीरगंज, विराट कस्टम यार्ड नेपाल, या फिर पोखरा। किस स्थान तक संचालित की गई है? कहां से? तो कलकत्ता बंदरगाह से किस स्थान तक संचालित की गई है ये आपको बताना है। ये भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों को आपसे पूछा गया। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो के एंड में, जब ये वीडियो एंड हो रहा है तो वीडियो के एंड में आपको क्या लिखना है? डन लिखना है। और डन के साथ साथ में मैंने आपसे एक प्रश्न ये पूछा है, आयुष का फुल फॉर्म भी लिखना है। आयुष, अब ये आयुष आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 यूपी PCS मुख्य परीक्षा। ठीक है, GS पेपर 5 पूछ लिया था आपसे आयुष विश्वविद्यालय के बारे में। आयुष
विश्वविद्यालय के बारे में सवाल आया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली सवाल पूछा था कि आयुष विश्वविद्यालय के विषय में लिखें, ऐसा सवाल पूछ लिया था डायरेक्टली आपकी परीक्षा में। तो इस प्रकार के सवाल भविष्य में बन सकते हैं। आयुष का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो एंड होने पर आपको डन लिखना है। डन का मतलब मैं डेली आपको समझाता हूँ इसका क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो आज की कंप्लीट कर ली है और ये रिवार्ड के तौर पर है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कि आपका एक टास्क है कि डेली करंट अफेयर की क्लास हमको कंप्लीट करनी है और उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हैं डेली, ठीक है। जिस दिन टास्क कंप्लीट नहीं होगा उस दिन आपको लिखना भी नहीं है, वहां पर डन जिस दिन नहीं लिखा रहेगा ना, तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि कल की क्लास हमारी छूटी हुई है या छूट गई है, स्किप हो गई है। तो क्लास स्किप ना हो और डेली हम क्लास को कंटिन्यू करते रहें। इसी वजह से डन जरूर लिखा करिए, डेली लिखा करिए, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।